सो हेलो एवरीवन। तो गाइज आज की इस न्यू वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम फ्रेडरिक सेरियो की 1848 में बनाई पेंटिंग के बारे में जानेंगे जिसका नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इन्होंने अपनी पेंटिंग में अपने यूटोपियन विजन को शो किया है जहां पर कई सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के एक लाइन में चल रहे हैं फॉर अचीविंग लिबर्टी एंड फ्रीडम। एंड यहाँ नीचे मोनार्की के रिमेन्स हैं जो कि ये शो कर रहा है कि लोग मोनार्की रिमूव करके नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। एंड इस पूरे चैप्टर में हम यही जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। तो इसका सबसे पहला एक्सप्रेशन 1789 में आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जहां पावर मोनार्की से पीपल के पास चल गई। एंड फिर वहां पर रिवॉल्यूशनरीज ने कई सारे आइडियाज लाए ताकि पीपल्स के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके, जैसे कि ला पैट्री एंड ले सिटोयन का आइडिया आया ताकि लोगों के बीच इक्वालिटी एंड वननेस की फीलिंग आ सके। फिर एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस में एंड स्टेट जनरल री इलेक्ट किया गया जहां पीपल्स उसके मेंबर्स इलेक्ट करेंगे एंड उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली नेम रख दिया गया। देन वेट्स एंड मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ एंड फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बन गई। अब जब पूरे यूरोप को पता चला कि फ्रांस में क्या क्या हुआ है, देन यूरोप में भी कई सारे जगह पर जैकोबिन क्लब्स फॉर्म होने लगे एंड फ्रेंच ने भी अलग अलग कंट्रीज में अपने सोल्जर्स भेजे ताकि नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा सके। अब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फ्रांस में एक मिलिट्री डिक्टेटर का राइज होता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन ने अपने सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को एबॉलिश कर दिया गया था, जिससे इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश होगा एंड सबको राइट फॉर प्रॉपर्टी भी होगा। मतलब अब सारे लोग प्रॉपर्टी इक्विप कर सकते हैं। अब नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए थे, जैसे फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश हो गया, पीजेंट सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज से भी फ्री हो गए थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी इम्प्रूव हो गया था। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी समझने लगे थे। बट बढ़ते हुए टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी की वजह से नेपोलियन को हेट किया जाने लगा एंड फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। अब उस वक्त की अरिस्टोक्रेसी जो थी वो सोशली, पॉलिटिकली हर एंगल से डोमिनेंट थी एंड ये नंबर में कम थे एंड फ्रेंच बोलते थे एंड आपस में वेडिंग करते थे ताकि अपनी सुप्रीमेसी को कंटिन्यू कर सकें। एंड वहीं पर यूरोप में पीजेंट्स सफर करते थे। अब वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया एंड मिडिल क्लास फॉर्म हुई जो अरिस्टोक्रेट्स को अपोज करते थे। यहाँ पर एक टर्म आता है लिबरलिज्म, जिसका लैटिन में मतलब है लिबर मीन्स फ्री होना। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ऑटोक्रेसी को एंड किया जाए। लोग चाहते थे कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, सबके पास मार्केट का फ्रीडम हो एंड मैनी मोर। एंड इसी का सॉल्यूशन बना ज़ोल्वेरेन जो प्रशिया के इनिशिएटिव पर बना था एंड इसने बहुत हेल्प की इकोनॉमिक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथ करने में। अब 1815 में नेपोलियन के डिफीट के बाद कंजर्वेटिज्म एस्टैब्लिश हो गया, जहां लोग ये बिलीव करते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। बट बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मोनार्की को मजबूत करने के लिए कुछ चेंजेस करना जरूरी था। अब 1815 में होता है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने पार्टिसिपेट किया था एंड इसे लीड कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। और इसका रिजल्ट ये निकला कि बर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में लाया गया। फ्रांस अपनी टेरिटरीज लॉस्ट कर दिया जो उसने नेपोलियन के अंडर में गेन किया था एंड साथ ही में फ्रांस की बाउंड्रीज को लिमिट कर दिया गया ताकि फ्यूचर में एक्सपेंड ना कर पाए। अब ये सब के बाद 1815 के बाद बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए, मतलब छुप गए। उन्हीं में से एक फेमस इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे ग्यूसेप्पे माज़िनी, जिन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी एंड इटालियन इंडिपेंडेंस के लिए अपने लाइफ को डिवोट कर दिया था। एंड ड्यूक मेटरनिच ने तो इन पे ये कहा था कि ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के सबसे डेंजरस इनेमी थे। अब हर जगह 1830 के बाद रिवॉल्यूशन शुरू हो गया,
जैसे फ्रांस ने जुलाई 1830 में बर्बन डायनेस्टी को फेंक दिया एंड लुइस फिलिपे को किंग बना दिया, बट वो लोग के हिसाब से काम करेगा। एंड इसी को देखकर मेटरनिच ने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड पकड़ लेता है, क्योंकि फ्रांस के इस स्टेप के बाद जुलाई में ही बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाता है। वैसे ही ग्रीस में भी ऑटोमन एम्पायर से वार करके 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है एंड इसमें लॉर्ड बायरन ने बहुत हेल्प किया था। अब यूरोप में एक न्यू आइडियोलॉजी आती है जो कि था रोमांटिसिज्म, जिसमें लोग मेनली कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज की हेल्प से लोगों के अंदर नेशनलिज्म के फीलिंग्स लाने की कोशिश की है। कुछ फेमस रोमांटिसिस्ट जैसे कि जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, कैरोल कुलपिंस्की एंड ग्रिम ब्रदर्स ने बहुत ट्राई किया था कि लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग्स आ सके एंड इसीलिए उन्होंने फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक, लैंग्वेज एंड और भी कई सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स का हेल्प लिया। फॉर एग्जाम्पल, रशिया जो था उसने पोलैंड को ऑक्यूपाई करके रखा था, बट पोलैंड ने लैंग्वेज की मदद से लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, बट उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। अब 1830 के बाद यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर हंगर की कंडीशन आ गई एंड लोगों का लाइफ मिजरेबल हो गया। 1848 में फ्रांस में अगेन रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पर फूड की शॉर्टेज थी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी तो था एंड इसी के चलते लुइस फिलिपे को फ्रांस के लोगों ने वहाँ से भगा दिया एंड फ्रांस में आ जाती है नेशनल असेंबली फिर से। अब फिर वही होता है, फ्रांस को देखते ही जर्मनी भी नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश करता है और 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में फ्रेडरिक विल्हेम IV को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने का ऑफर मिलता है, बट उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और बाकी मोनार्क्स के साथ मिलकर जर्मनी को फिर से ऑक्यूपाई कर लिया। अब जर्मनी को यूनाइट करने का काम विलियम I जो कि प्रशिया के किंग थे उन्होंने अपने सर पर ले लिया एंड फिर क्या, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो I बिस्मार्क को वर्क दिया जर्मन यूनिफिकेशन का एंड बिस्मार्क ने 7 साल के अंदर 3 वार्स लड़े ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से और फाइनली 18 जनवरी 1871 में विलियम I किंग बन जाते हैं जर्मनी के। इसके बाद आता है इटालियन यूनिफिकेशन। तो 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, बस सार्डिनिया पिडमोंट रीजन ही ऐसा रीजन था जो इटली रूल करता था। इटालियन यूनिफिकेशन की फर्स्ट ब्रेक यूसेपे माज़ीनी ने पुट किया था। फिर 1830 एंड 1848 में फेल्ड रिवॉल्ट के बाद इटली को यूनाइट करने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल II पर आ गई। तो 1859 में काउंट कैवर ने इटली के नॉर्थ पार्ट, जिस पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था, उसे फ्रेंच आर्मी की हेल्प से कनकर किया एंड वैसे ही गैरिबाल्डी ने 1860 में पीजेंट्स की हेल्प से स्पेनिश रूल को एंड किया जो कि सदर्न पार्ट में था एंड फाइनली 1861 में इटली यूनाइट होता है और विक्टर इमैनुअल II वहां का किंग बनता है। अब आगे बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन कोई बड़े वार से नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत लंबा प्रोसेस था। ब्रिटेन में डिफरेंट ग्रुप्स रहते थे, जैसे ब्रिटिश, आयरिश, वेल्श और स्कॉटिश। तो ब्रिटेन ने वेल्स को अपने तरफ किया एंड 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के बाद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने यूके का फॉर्म किया एंड फाइनली आयरिश को भी एक छोटे से रिवॉल्ट के बाद अपने में इंक्लूड किया एंड 1801 में ब्रिटेन भी यूनिफाई हो गया। अब इन कंट्रीज की यूनिफिकेशन में एलेगरीज ने बहुत हेल्प किया लोगों में यूनिटी की फीलिंग्स लाने में, जैसे फ्रांस की एलेगरी थी मैरियाने, जर्मनी की जर्मेनिया एंड ब्रिटेन की ब्रिटानिया। अब 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो थी वो अपने मॉरल्स खो रही थी, जिससे वो इंपीरियलिज्म में चेंज हो गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकिंग के बाद बाल्कन रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज आ गए एंड सबकी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन ऑक्यूपाई कर पाए एंड इसी लड़ाई का रिजल्ट निकला द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो गाइज हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।